कर दिया गया था बंगाल का। मित्र सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आएगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये रहने वाला है आज का टॉपिक इमर्जेंस ऑफ गांधी, जिसमें कि हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह गांधी जी नेशनल मूवमेंट में अपनी एक अलग भूमिका, अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, और ये सब क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। गुड इवनिंग सभी को। प्राची, रहमान, श्रुति, खुशी, अक्षता, कुणाल, परविंदर, अनिशा, राज, सौरभ, सोनिया, चलो सभी को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करें उससे पहले वोट्स तो नोट वॉइस तो प्रॉपर है पर नोट्स नहीं इंग्लिश। नोट्स इंग्लिश के आज से जो पुराने वाले नोट्स हैं ना वही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे आज से आपको, है ना। हम्म तो जी लाइव स्ट्रीम इसी से कर रहे हो क्या? लैग हो रहा है मतलब लैग हो रहा है, समझा नहीं मैं। सर कल के इंग्लिश में नोट्स नहीं है, आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे आज आपको नोट्स। चलिए मेरा नाम ले लो सर, हरी। अच्छा फिजिक्स नहीं हुआ, अच्छा ऐसा है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और स्टार्ट करने से पहले कुछ आपका टेस्ट हो जाए। जल्दी से बताइए मित्र मेला कब बना था? ये जो मित्र मेला है एक सीक्रेट सोसाइटी है, कब बनी थी? पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको ये बताना है कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था कांग्रेस में। एंड देन ये जो स्प्लिट है ये किस सेशन में और वो कब हुआ था जहाँ पे जो स्प्लिट है वो फिर से एक तरह से रीयूनियन में कन्वर्ट हो गया था। एंड वन मोर क्वेश्चन एंड दैट इज कि जो बंगाल पार्टीशन है ये कब अनाउंस किया गया था, व्हेन वाज बंगाल पार्टीशन अनाउंस्ड, और ये कब एन्यूल हुआ था, यानी कि बंगाल पार्टीशन को फिर से खत्म कर दिया गया था और रीयूनियन कर दिया गया था बंगाल का। मित्र मेला की अगर बात करें 1899 में सावरकर ब्रदर्स बनाते हैं। देन हमें पता है 1904 में जो अभिनव भारत सोसाइटी वीडी सावरकर बनाते हैं उसके साथ इसको मर्ज कर दिया जाता है। सूरत स्प्लिट की बात करें 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। सूरत में जो सेशन होता है कांग्रेस का, इसको प्रिसाइड करते हैं रास बिहारी घोष, और यहाँ पे स्प्लिट होता है। और रीयूनियन की अगर बात करें तो 1916 में होता है लखनऊ सेशन, जिसको कि अंबिका चरण मजूमदार प्रिसाइड करते हैं। और इस लखनऊ सेशन में लखनऊ पैक्ट भी साइन होता है किन दो पार्टीज़ के बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में। बंगाल पार्टीशन की अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो अनाउंसमेंट हुआ था अक्टूबर 1905 और एन्यूल हुआ था 1911 में, ठीक है, जब हमारा क्या हुआ था, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ठीक है। तो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया गया था 1911 में, और यहाँ पे एन्यूलमेंट का अनाउंसमेंट किया गया था और कैपिटल शिफ्ट करी गई थी फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। अब गांधी जी का हम लोग स्वागत करते हैं। तो गांधी जी के अगर हम बारे में बात करें थोड़ी सी, तो बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। क्या जन्म कब हुआ था, मम्मी का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था, ये सारी चीज़ें। तो जन्म कब हुआ था अगर कोई बताना चाहेगा? 2 अक्टूबर, कौन सा ईयर था वो? और इनकी मदर का नेम अगर बात करें तो इनकी मदर का नेम था पुतली बाई, और इनके फादर का नाम था, जो इनके नाम में ही था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनके फादर का नाम करमचंद गांधी था। तो ये आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है, और पुतली बाई इनकी मदर का नेम था, और करमचंद गांधी जो है, करमचंद गांधी। बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, अब तो पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं। तो पुतली बाई इनकी मदर का नेम और करमचंद गांधी इनके फादर का नेम, और 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है, ठीक है। अब गांधी जी हमें पता है कि अपनी पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। देन उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक साउथ अफ्रीका में भी रहे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो बैरिस्टरशिप के लिए गए थे। बैरिस्टरशिप मतलब जो वकीली होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सेटअप इन्होंने करी थी नेटल इंडियन कांग्रेस, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ही स्टार्टेड इंडियन ओपिनियन। ये इंडियन ओपिनियन क्या था? एक तरह का न्यूज़पेपर था, ठीक है। नेटल इंडियन कांग्रेस क्या थी? एक तरह की सोसाइटी थी, बिकॉज साउथ अफ्रीका में बहुत रेशियल चीज़ें हो रही थी। रेशियल इन द सेंस कि साउथ अफ्रीका के जो इंडिजिनस लोग थे वो भी कलर में अगर बात करें ब्लैक। अब जैसे साउथ अफ्रीका के आप काफ़ी सारे प्लेयर्स को जानते होंगे ना, AB डिविलियर्स, है ना, मॉर्कल ब्रदर्स हुआ करते थे, मिलर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सारे आप साउथ अफ्रीकन क्रिकेट प्लेयर्स को जानते होंगे, और वो ज़्यादातर आप देखते होगे वो गोरे, है ना, गोरे होते हैं ना कलर में, बट एक्चुअल में वो साउथ अफ्रीका के नहीं है, वो यूरोपियंस हैं। वो मेनली ब्रिटिशर वगैरह या फिर कोई अदर यूरोपियंस है जो साउथ अफ्रीका में आए थे और वहीं पे सेटल हो गए। जैसे हमारा वो है साउथ अफ्रीका टीम का कैप्टन कौन है? जॉन बनेगा डॉन कौन हो, नाम याद नहीं आ रहा। साउथ अफ्रीकन टीम का कैप्टन कौन है वो? अ, अजीब सा नाम है उसका। तो वो एक्चुअल में जो मतलब जैसे ककीसो रबाडा हो गए, ठीक है, तो ये सब नेटिव वहाँ के हैं। तो यानी कि जो ब्लैक इन कलर आपको देखने को मिलते हैं, तो एक्चुअल में उनके खिलाफ काफ़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, और आज भी होता है साउथ अफ्रीका में अगर देखें तो, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस भी रहते थे, बिकॉज वहाँ पे ब्रिटिशर जो है उनको मजदूर बना के ले जाते थे, और भी जो बिजनेसमैन है उनको मजदूरी के लिए वहाँ पे ले जाते थे। तो उनके खिलाफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिकॉज हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि रात के घर 9 बजे से बाहर नहीं निकल सकता कोई, मतलब नेटिव साउथ अफ्रीकन और कोई इंडियन, मतलब कि गोरे ही निकल सकते हैं, ठीक है। और एकदम वही नहीं, आपने सुना होगा कि
डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हेयर, तो इस तरह के बिलबोर्ड्स वगैरह लगे रहते थे और बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो है ब्रिटिशर्स वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। तो गांधी जी ने पहले तो मतलब एक तरह से पिटिशंस लिख के भेजी ब्रिटिशर्स को, ताकि मतलब एक तरह से उनको ये लगा कि उनको अभी पता नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, अगर उनको पता चलेगा तो शायद उन चीज़ों को इंप्रूव कर लें जो ब्रिटेन में बैठी हुई है गवर्नमेंट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए उन्होंने फिर ये एक सोसाइटी सेटअप करी, नेटल इंडियन कांग्रेस। उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, इंडियन ओपिनियन, एंड ही सेटअप 2 फार्म्स, फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म। ये फार्म है क्या? तो एक्चुअली वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह की एक नई टेक्निक डिवॉल्व करी, जिसको कि फिर हम देखेंगे कि इंडिया में इन्होंने इसको काफ़ी यूज़ किया सत्याग्रह को। तो सत्याग्रह एक्चुअली में उन्होंने साउथ अफ्रीका में इवॉल्व किया था, फिर वहीं पे इसका जन्म हुआ था सत्याग्रह टेक्निक का, जहाँ पे उनका ये पूरा फिलॉसफी था कि भाई सत्याग्रही सच के सामने नहीं झुकेगा, ठीक है, उसके वो कभी वॉयलेंस नहीं करेगा, चाहे भले उस पर कितनी याचनाएं प्रताड़नाएं सहनी पड़े, लेकिन वो वॉयलेंस नहीं करेगा और नहीं सच के, जो सच है उसी के मार्ग पे चलेगा। तो ये सत्याग्रह की उन्होंने कुछ बेसिक डेफिनेशन दी थी गांधी जी ने, तो उसको सत्याग्रही बोलते थे। तो जो भी सत्याग्रही होते थे तो उनके रहने के लिए और उनके एक तरह से खर्चा पानी चलाने के लिए उनको वहाँ पे स्किल सिखाई जाती थी, ठीक है, वोकेशनल स्किल सिखाई जाती थी और वहाँ पे रहने के लिए बंदोबस्त हुआ करता था। तो फिनिक्स फार्म जो है पहले सेटअप किया था गांधी जी ने, अगर मैं बात करूँ तो 1904 के टाइम पे, और टॉल्स्टॉय फार्म 1910 के टाइम पे। जो फिनिक्स फार्म है ये एक्चुअल में अगर कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, मैंने एग्जाम में तो नहीं देखा लेकिन हाँ केबीसी में एक बार पूछ लिया था कि ये किस ऑथर की कौन सी किताब से इंस्पायर होकर फिनिक्स फार्म बनाया था। तो जॉन रस्किन करके हुए, ठीक है, जॉन रस्किन, और इनकी एक थी अनटू दिस लास्ट, इससे इंस्पायर होकर इन्होंने इसकी स्थापना करी थी फिनिक्स फार्म की, राइट। और इन्होंने काफ़ी सारे सत्याग्रह मतलब जैसे कि माइग्रेट नहीं कर सकते थे जो इंडियंस है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो उसको लेकर इन्होंने सत्याग्रह चलाया। इंडियंस को इंडियंस को एक सर्टिफिकेट लेकर हमेशा रखना पड़ता था, तो उसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह चलाया। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने करी, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, बट वो कभी एग्जाम में हमसे पूछता नहीं है, तो वो हमें चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद कर लेने की गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया। अब साउथ अफ्रीका में करने के बाद अब गांधी जी आते हैं बैक टू इंडिया, और इंडिया में कब आप वापस आते हैं? तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में गांधी जी रिटर्न्स टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस लौटते हैं, और इसी दिन को हम मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस, यानी वो भारतीय जो बाहर रह रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्रवासीय भारतीय, तो उनके लिए हम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, प्रवासीय भारतीय दिवस इसीलिए हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज गांधी जी इसी दिन भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। अब जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो ही डिडंट वांटेड टू अटैच हिमसेल्फ टू एनी पार्टी और टू एनी आइडियोलॉजी। तो इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु थे। अब इन्होंने एडवाइस किया कि देखो बेटा गांधी, पहले तुम क्या करो कि हर जगह घूमो और इंडिया का सब कुछ पहले जानो कि कैसा यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन है, तभी कोई ओपिनियन बनाओ। तो गांधी जी ने उनकी बात मानी और पहले 1 साल सिर्फ भ्रमण किया, समझा कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं कैसी। फिर धीरे धीरे, या फिर हम बोल सकते हैं बैक टू बैक, इन्होंने 3 मूवमेंट किए जो कि सक्सेसफुल रहे, और यहाँ से एक तरह से इनको काफ़ी पुश मिला, या फिर इनकी पर्सनालिटी को पुश मिला, और इनका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी एकदम से सडन हम बोल सकते हैं कि आना हुआ। वो 3 मूवमेंट कौन थे वो आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण ये क्या था? चंपारण सत्याग्रह था, ये चंपारण सत्याग्रह। इसमें हुआ क्या था? तो इसमें एक्चुअल में एक पर्सन थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि गांधी जी इधर आओ। तो बोलते हैं आते हैं। तो बोलते कहाँ आना है? तो बोलते कि चंपारण में आइए, जो बिहार में पड़ता है। तो आए, क्यों? फिर उन्होंने पूछा तो राजकुमार शुक्ला जी ने बताया कि देखिए यहाँ पे तिनकठिया प्रणाली चल रही, तिनकठिया सिस्टम चल रहा है। तो गांधी जी ने बोला कि दिक्कत क्या है इसमें, चलने दो। तो बोलते हैं क्या दिक्कत क्या नहीं है, तिनकठिया सिस्टम के अकॉर्डिंग 3/20th पार्ट ऑफ लैंड में आपको इंडिगो कल्टीवेट करना है, ये हमें यूरोपियन या फिर ब्रिटिश प्लांटर्स बोल रहे हैं। तो गांधी जी ने बोला तो दिक्कत क्या इसमें? तो बोलते कैसी बात कर रहे हैं, दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इंडिगो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो 1859 में, कुछ याद आया आपको? इंडिगो रिवोल्ट, नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पे जबरदस्ती उनको फोर्स किया जा रहा था यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा कि आपको वो करना। फिर नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा, सबने देखा था, आनंद मंठ, है ना, सारी चीज़ें आपको ये रिकॉल हो रही होंगी। तो वैसा ही कुछ सिस्टम था, क्योंकि अब जर्मन सिंथेटिक डाई आ चुकी थी मार्केट में, ठीक है, और वो बहुत सस्ती थी। ये इंडिगो थोड़ी महंगी थी, महंगी तो थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर जब यहाँ से ले जाते थे बेचने, तो कॉम्पिटिटिव अगर आपको मार्केट में प्राइस रखना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, लेकिन उगाई तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यूरोपियन प्लांटर्स ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको उगाओ, लेकिन उसमें भी दिक्कत थी। मैंने आपको समझाया था कि इंडिगो की जो खेती होती है नील की, उसमें बहुत ज़्यादा पानी मांगती है और वो थोड़े से बंजर कर देती है ज़मीन को, तो इसलिए वो उसका विरोध कर रहे थे कि 3/20, फिर खाएंगे क्या हम लोग अगर 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में, मतलब इतना सारा वो हम अगर उगाएंगे तो, ठीक है। 3 कठिया सिस्टम ये था। तो गांधी जी ने बोला कि हाँ प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, सीरियस है। तो गांधी जी आए और उन्होंने सारी चीज़ें करी, और ये एक तरह से सक्सेसफुल रहा काफ़ी हद तक, ठीक है, जो चंपारण सत्याग्रह है। बस हमें इतना याद रखना है कब हुआ, 1917 में हुआ, 1917 में। इनवाइट किसने किया? राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था। किसके अगेंस्ट? तिनकठिया सिस्टम। और इसको हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। सर ये तो 1930 में हुआ था। अरे हाँ, लेकिन हम बोले पहला वाला था ये। मतलब एक तरह से गांधी जी ने झलक दिखाई थी अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, होता क्या है,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जहाँ पे मास यानी कि बहुत लोग इकट्ठा होते हैं एक कॉमन कॉज के लिए, दैट इज कॉल्ड CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे आता है। अब ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है 1918 में होती है, 1918 में, ठीक है। अब ये किसके रिस्पेक्ट में थे? तो यहाँ पे अहमदाबाद, इसको हम पूरा अगर लिखें तो ये मिल स्ट्राइक थी। यहाँ पे बुलाती हैं अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई बोलती हैं गांधी जी। तो बोलते हैं हाँ बताओ अनुसुईया जी क्या हुआ? तो अनुसुईया जी बोलती हैं कि देखिए गांधी जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा भाई है जिसका नाम है अंबालाल, ये मिल वर्कर्स पे जुल्म ढाए हुए है। तो गांधी जी ने बोला कैसा जुल्म बताओ? तो उन्होंने बोला कि देखिए हो ये रखा है कि एक्चुअल में 1917 में गुजरात का जो पूरा एरिया है यहाँ पे प्लेग फैला हुआ था। प्लेग क्या होती है? एक बीमारी होती है, चूहों कैसे फैलती है, बहुत लोगों की डेथ हो रही थी। अब बहुत लोगों की डेथ हो रही थी तो लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे थे। अब जो मिल ओनर्स थे उनको मिल के लिए वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। जब वर्कर्स नहीं मिल रहे थे तो इन लोगों ने शुरू किया प्लेग बोनस का सिस्टम कि कोई नहीं, मत भागो तुम बाहर, अहमदाबाद से बाहर मत जाओ, हम तुम्हें प्लेग बोनस देंगे। और जब ये प्लेग ख़त्म हो गया तो इन लोगों ने बोनस रिट्रीट कर लिया, प्लेग बोनस अब ना मिलेगा। तो बोलते हैं ठीक है, वर्कर्स बोलते हैं ठीक है मत दो, लेकिन ये भी तो सोचो कि 1918 का टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ है, ब्रिटेन एंगेज था उसमें, भले जीत गया है लेकिन उसकी भी हालत खस्ता हुई है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब इन्फ्लेशन को हम अच्छे से डील करेंगे इकोनॉमिक्स में, ये लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों को पता होगा। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों के दाम बढ़ जाना। जैसे टमाटर मान लो अब एकदम से आपका 80 रुपये किलो हो जाए, ठीक है, तो वो हो गया इन्फ्लेशन हो गया। तो अगर इन्फ्लेशन है उसकी वजह से प्राइस बढ़े हुए हैं तो उसी चीज़ का बोनस दे दो, लेकिन हमें तो बोनस चाहिए क्योंकि बड़ी महंगाई चल रही है। तो भाई इन लोगों ने कितना डिमांड किया, जो मिल ओनर्स थे, मतलब जो मिल के वर्कर्स थे, उन्होंने डिमांड किया कि 50% हाइक करो वेजेस में। प्लेग बोनस उस समय 70% 80% इतना में मिला करता था, इतना हाइक होके मतलब बढ़ के। अब ये लोग बोले तो 50% दो, मिल ओनर्स बोलते नहीं 20%, गांधी जी बोलते हैं चलो ना तुम्हारी ना हमारी 35%। अब क्या ये परसेंटेज याद रखने हैं ना? नहीं याद करनी है, ठीक है, बस वो रेफरेंस के लिए बता दी मैंने। जिस तरह चंपारण सत्याग्रह वॉज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसी तरह अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक थी वॉज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, पहली भूख हड़ताल थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी खुद यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में गए थे, भूख हड़ताल पे गए थे, बिकॉज वर्कर्स बोल रहे थे हाँ हम तो मतलब यहाँ पे मरे पड़े हो, गांधी जी आराम से एंजॉय कर रहे हैं, तो चलो भाई कुछ नहीं होगा। तो फिर गांधी जी ने जो है उसको कॉज को उठाने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि ही इज़ जेन्युइनली कंसर्न्ड, तो वो फिर उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे गए। जगह कम है लेकिन फिर भी कोई नहीं, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फिर आते हैं खेड़ा सत्याग्रह पे, ठीक है, खेड़ा को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये भी आपका 1918 में ही होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1918 में। तो 1917 में चंपारण और अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ठीक है। अब यहाँ पे बुलाते हैं सरदार पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई, एक्चुअली में अभी तक इनके नाम क्या सरदार नहीं लगा था। सरदार टाइटल इनको 1928 में मिलता है, 1928 में सरदार टाइटल मिलता है बरदौली सत्याग्रह में, ठीक है। अरे यार राइटिंग आज बड़ी ख़राब बन रही है क्या मतलब, वैसे कौन सा अच्छी बनती है भाई, बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। तो बरदौली सत्याग्रह में 1928 में सरदार का टाइटल यहाँ की जो वेमेंस हैं बरदौली सत्याग्रह में जो पार्टिसिपेट करती हैं वो देती हैं। अभी तक ये सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे। अब वल्लभ भाई पटेल इनको बुलाते हैं गांधी जी को, तो गांधी जी बोलते हैं अभी तो हम बिजी हैं यहाँ पे अहमदाबाद वाले में, आप देखो मतलब लोगों तक पहुँच जाओ और उनकी मतलब एक्चुअल में कंसर्न पहले समझ लो थोड़ा सा, तब तक हम आते हैं, ठीक। तो खेड़ा सत्याग्रह, और हाँ यहाँ पे अनुसुईया साराभाई मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे राजकुमार शुक्ला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नहीं पूछा था। तो अनुसुईया साराभाई और ये कौन थी? एक्चुअल में एक मिल ओनर हुए जिनका नाम अंबालाल साराभाई था, वो एक्चुअली मिल ओनर के एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और उनकी बहन थी अनुसुईया साराभाई। तो आप समझ रहे हैं अपने भाई के अगेंस्ट गई, और एक्चुअल में जो अंबालाल साराभाई थे वो गांधी जी के भी फ्रेंड थे, तो वो अपने फ्रेंड के खिलाफ जाके उन वर्कर्स के लिए लड़े थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में। अब खेड़ा हुआ क्यों था, ठीक है, तो खेड़ा हुआ था क्योंकि एक्चुअल में ये था गवर्नमेंट का कि अगर प्रोड्यूस, एक्चुअल में जैसे ये लैंड है और इसमें इतना प्रोड्यूस हो सकता है, गवर्नमेंट एस्टिमेशन मानेगी कि भाई इतना प्रोड्यूस हो सकता है इसमें, और अगर 1/4 से इसका कम होगा तो फिर जो है हम टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स वो कर देंगे। तो एक्चुअल में उस साल वही हुआ था 1918 में, क्योंकि अकाल पड़ गया था। अकाल मतलब आप समझते हैं, अकाल का मतलब है कि एकदम पानी वानी ना होना एकदम, ठीक है, एकदम बारिश बिल्कुल हुई नहीं, सूखा पड़ गया एकदम।
तो इस वजह से एकदम प्रोड्यूस हुआ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही थी नहीं प्रोड्यूस तो हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो फिर ये बात पटेल जी ने रखी भी ब्रिटिशर्स के सामने, लेकिन वो माने नहीं। और फिर बाद में जब गांधी जी यहाँ पे आए तो फाइनली जो है एक एग्रीमेंट यहाँ पे रीच किया, और ये हुआ कि भाई ठीक है 1918 में हुआ था ये, 1920, तो बरदौली की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ इनको सरदार का टाइटल मिला था। तो 1918 में गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, मतलब जब इन लोगों ने सब किया, यानी कि एक्चुअल में इसको हम फर्स्ट नॉन कॉपरेशन बोलते हैं, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, हम सहयोग नहीं करेंगे आपके साथ, ये है कि आप हमारे यहाँ पे रह रहे हो, हमारी भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सहयोग नहीं करेंगे तुम्हारा, नॉन कॉपरेशन। याद ऐसे कैसे रखोगे, सी से चंपारण, सी से सीडीएम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा याद रख लो कि गांधी जी भूख हड़ताल में गए थे अहमदाबाद पे, ठीक है, और ये अपने आप एनसीएम हो जाएगा, ठीक। तो अब आते हैं कि 1918 का सस्पेंड कर दिया गया, और जो भी लैंड को एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा वो किया था, फोर्स का यूज़ किया था, जो लोग अब पैसा टैक्स नहीं भर रहे थे तो उनकी ज़मीनें हड़प ली गई थी, तो वो ज़मीनें जो हैं उनको रिटर्न कर दी गई, ठीक, बस ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मोंटेगू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स पे आते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पहले पूछ लो, देन इस पे आते हैं ये है क्या, किसी का यहाँ तक कोई डाउट? क्या भाई बफरिंग वगैरह हो रही क्या, ये क्या बनाते रहते हो शाकुर राठेर, क्या बना रहे हो ये सब? सर जनवरी में नया बैच आ रहा नहीं भाई रोज रोज क्या नया बैच आएगा क्या, जनवरी में नया बैच आ रहा है, क्लियर, ओके। पहले कौन सा खेड़ा है अहमदाबाद, पहले अहमदाबाद बताया तो मैंने, बोला कि जब खेड़ा में इनवाइट किया, मतलब पटेल साहब ने बोला गांधी जी को, तो गांधी जी बोलते हैं अभी बिजी हैं वहाँ पे, बाबू लौट चलो, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक आया, जैसे कि याद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में आया था, ऐसे एक 1919 में भी आया, जिसके कुछ प्रोविजंस थे भले, और इसको मोंटेगी चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और आप बता सकते हैं क्यों, जल्दी से बताइए क्यों इसको जानते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली में भले 1919 में आया हो, लेकिन अनाउंसमेंट 1917 में ही हो गई थी 1917 में ही अनाउंसमेंट हो गई थी, और गांधी जी जैसे लोग चिढ़ गए या फिर गुस्सा हो गए, क्यों? क्योंकि 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, पिछले लेक्चर में बताया था, 1918 में ख़त्म हुआ था। गांधी जी ने तो एकदम फुल सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, उनको ये बोला कि अगर इस समय ब्रिटिशर्स की मजबूरी का या फिर मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे वो। 1914 में उनका ये मानना था। और काफ़ी लोगों ने और भी हमने देखा था कि मॉडरेट्स ने तो पूरा ही समर्पित होकर किया, एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका ये मानना था कि अगर हम इनके साथ अच्छा करेंगे, मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, इनका सपोर्ट करेंगे, तो ये हमें रिटर्न में कुछ देंगे। क्या दिया? ये दिया। क्या दिया? ये दिया। अभी आएंगे इस पर भी, ठीक है। तो अब ये जो है धीरे धीरे धीरे, मैं क्यों बता रहा हूँ धीरे धीरे, इसने मोमेंटम बिल्ड किया, जो हम आज मूवमेंट पढ़ेंगे गांधी जी का पहला मेजर, दैट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो ये नाम क्यों पड़ा होगा? बिकॉज मोंटेगू जो था वो सेक्रेटरी था, ठीक है, सेक्रेटरी आप समझते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, और ये था वॉइस रॉय उस समय। तो इसी इन दोनों के नाम पे इसका नाम पड़ा। इसमें प्रोविजंस क्या थे? पहला प्रोविजन ये था कि से पहले तो आपको वो समझा देते हैं जो आप पहले से जानते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने बताया था पिछले उसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, इसमें मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट लाया था, पृथक निर्वाचन लाया था मुस्लिम्स के लिए, कि मुस्लिम्स को मुस्लिम में वोट कर सकते हैं। उसको इसने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंडेड मतलब कि और लोगों को भी दे दिया, जैसे कि एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया, ठीक है, क्रिश्चियंस को भी दे दिया, इन सब को भी दे दिया। तो इसने और इसको एक्सटेंड कर दिया, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ इसने क्या करी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए, आप में से कुछ लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी, ठीक है, और 7th शेड्यूल उसमें पढ़ा होगा। उसमें आपको पता है कि हमारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अगर आपने वो पढ़ा है तो आसानी से समझ जाएंगे, नहीं पढ़ा तो भी समझ जाएंगे, हम किस लिए बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाए जाते थे, उन सारे सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट, यानी कि केंद्र में जिस जो लॉ बना सकता है, और एक जो प्रोविंसेस जिस पे कि प्रांत राज लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, इनको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड।
बस इसी को बोलते हैं डायरकी। डायरकी मतलब द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब, अब द्वैध कैसे लिखेंगे, द्वैध, ठीक है, द्वैध शासन। शायद मैंने गलत लिखा है द्वैध को, लेकिन कंफर्म करेंगे एक बार। तो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, ठीक है, दो कैटेगरी में इसको डायरकी बोलते हैं। मतलब ये है कि एक्चुअल में सेंट्रल सब्जेक्ट में तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, जैसे आज भी सेंट्रल में इंपॉर्टेंट है, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये आज यूनियन लिस्ट में आते हैं कि नहीं, क्योंकि सेंटर कंट्रोल करना चाहती है। तो उस समय तो और ही ज़्यादा कंट्रोल करनी चाहते थे जब इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट थी, एक विदेशी सरकार थी, तो सेंट्रल में इंपॉर्टेंट रख ली है, और जो प्रोविंशियल में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट वाले छांट के रिजर्व वाले में रख लिए। मतलब ये है कि इसके लिए आंसरेबल नहीं होंगे, मतलब कि अगर कोई इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि आपने ये क्यों ऐसा कानून बनाया, फिर ऐसा, आप सिर्फ क्वेश्चनिंग इसी में कर सकते हैं। तो उन्होंने एक तरह से इसमें डायरकी ले आई, कहाँ पे, प्रोविंसेस में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डायरकी एट प्रोविंसेस। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर इसको ये नहीं समझ पाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नहीं समझ पाएंगे आप, ठीक है, और आई होप ये समझ गए होंगे आप। फिर जो तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज़ कि ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेंटर में, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, यानी कि प्रोविंसेस पे डायरकी और बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, मतलब द्विसदनीय विधानमंडल इसको बोलते हैं, ठीक। तो सिर्फ 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बताया है कि जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स है उसको गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ट्रांसफर्ड को करेगा एडमिनिस्टर मिनिस्टर्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्यों नहीं बताया, या फिर अब बता तो दिया है लेकिन मैंने लिखवाया नहीं, और ना ही मैंने आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपसे नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आप पीसीएस लेवल में पूछ सकता है और पूछता भी है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि रिजर्व सब्जेक्ट कौन एडमिनिस्टर करेगा, गवर्नर थ्रू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके लिए वो आंसरेबल नहीं होगा, मैं ये बता चुका हूँ, नॉट आंसरेबल। इसके लिए आंसरेबल होगा वो, ठीक है, और ये लेजिस्लेटिव मिनिस्टर्स की हेल्प से वो करेगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, 3-4 चीज़ें मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहली चीज़, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन को और एक्सटेंड किया, इंट्रोड्यूस किया मुस्लिम्स के लिए 1909 वाले ने, लेकिन इसने एक्सटेंड किया। डायरकी लाया प्रोविंसेस पे, मैंने समझाया डायरकी का मतलब है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना। और तीसरा है बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल सेंट्रल लेवल पे। ये आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं रॉलेट सत्याग्रह पे। ये रॉलेट सत्याग्रह क्या है? तो रॉलेट सत्याग्रह की अगर बात करें तो बात है कब की? बात है ये 1919 की। याद है आपको 1915 में मैंने आपको कोई एक एक्ट बताया था जो लाया गया था मेनली टू सप्रेस द गदराइट्स। गदराइट्स मतलब 1913 में एक गदर पार्टी बनी थी, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, भाई बरकतुल्ला, परमानंद, इन सब ने ये पार्टी बनाई। अब ये पार्टी बनी और इसके रिगार्डिंग एक इंसिडेंट हुआ 1914 कोमगाटा मारो इंसिडेंट देखे थे, और 1915 में ये लाए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 का, जहाँ पे इन्होंने एक तरह से सप्रेस करने के लिए, सप्रेस किस तरह से करने के लिए कि भाई अगर आपको कुछ भी गलत करते पाया गया, फिर कुछ भी संदिग्ध में भी पाया गया कि संदिग्ध भी हुए आप, तो आपको तुरंत उठा लिया जाएगा, तुरंत जेल हो जाएगी और आपका कोई ट्रायल वगैरह भी नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें। अब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ध्यान में रखते हुए लाया गया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो वहाँ पे बिजी थे अभी लड़ने में, इसलिए वो यहाँ पे पूरी तरह से अभी रोक के रखना चाहते थे सारी चीज़ों को। तो इसलिए बिकॉज उन्हें पता था कि मौके का फ़ायदा यहाँ पे काफ़ी लोग उठाएंगे। अब ये 1919 में क्या करते हैं कि इनको लगता है यार बात तो सही है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें साबित हुई। तो एक ब्रिटिश जज था, उसका नाम था सिडनी रॉलेट, तो उसने काफ़ी रिकमेंडेशन दिए कि भाई इसको परमानेंटली आप लेके आओ, और इसको इस तरह से लेके आओ कि मतलब अगर कोई भी सिडिशियस एक्टिविटी भी करता पाया गया तो तुरंत उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तुरंत उसको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, कोई ट्रायल भी नहीं चलेगा 2 साल के लिए, ठीक है। तो ये लेके आई और इसको बोला हमने इसीलिए रॉलेट एक्ट, इसको हमने बोला रॉलेट एक्ट इसीलिए बोला, बट एक्चुअल में इसका नाम क्या था? इसका नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट इसका नाम था। लेकिन रॉलेट एक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज सिडनी रॉलेट जो ब्रिटिश जुरिस्ट था उसने रिकमेंडेशन दिए थे कि क्या दिए थे कि एक्टिविस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्टिविस्ट्स शुड बी डिपोर्टेड और इम्प्रेजेंट, शुड बी डिपोर्टेड, डिपोर्टेड मतलब कि विदेश भेज देना, ठीक है, इम्प्रेजेंट विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। और इसीलिए इसको बोलते हैं नो अपील
नो दलील नो वकील, सीधा जेल। क्लियर यहाँ तक? अब ये जो है दोनों चीज़ें हैं, चाहे वो रॉलेट एक्ट हो, अभी रॉलेट सत्याग्रह मैंने क्यों लिखा है अभी आपको समझ आएगा, रॉलेट एक्ट हो चाहे मॉन्टेग्यू चर्च फॉर रिफॉर्म्स हो, दोनों ने गुस्सा भर दिया था। गांधी जी भी गुस्से में थे कि यार हमने तो सपोर्ट किया था, ये लोग तो क्या ही कर रहे हैं। तो फिर इसलिए गांधी जी ने अब यहाँ पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाया, उसको हमने बोला रॉलेट सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब कि आपको सत्याग्रही के तौर पे, यानी कि बिना कोई वायलेंस किए हुए ऑर्गेनाइज करना है। और रॉलेट एक्ट, जिसको कि गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला, काला कानून बोला, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। ये किसने बोला? ये गांधी जी ने बोला, ब्लैक एक्ट, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। अब जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाती है। सर कोई टॉपिक से रिलेटेड किसी का डाउट हो तो वो पूछा करो बीच में, ठीक है, और नहीं तो फिर इससे क्लास होता है, अगर वैसा डाउट है तो लास्ट में रखा करो, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं। डेवलपमेंट इन दी सेंस कि सबसे पहले 6 अप्रैल को सत्याग्रह को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, सत्याग्रह लॉन्च्ड। 9 अप्रैल को अरेस्ट होती है 2 इम्पॉर्टेंट लोगों की। वो 2 लोग कौन थे? 2 लोग थे हमारे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों लोगों की अरेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे और गवर्नमेंट काफ़ी तेजी में थी, एक्शन के मोड में थी एकदम, तुरंत सबको जेल में डाली। तो इन लोग का कुछ पता नहीं था इन लोगों को कहाँ पे ले गई सरकार, और लोग भड़क गए। 13 अप्रैल का दिन आया, जो कि बैसाखी वाला दिन था, ठीक है, बैसाखी वाला दिन था। बात है अमृतसर की। अमृतसर में जलियांवाला बाग में, ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग पड़ता है और यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं 2 कारणों की वजह से। एक तो बैसाखी का दिन था, दूसरा इन लोगों की अरेस्ट का प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे। ये माना जाता है उसी सुबह लोगों की भीड़ ने एक ब्रिटिश महिला को पीट के मार डाला था, ठीक है, पीटा था काफ़ी रोड पे ही, ठीक है। इससे गुस्सा था जो ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल था वो, और ना सिर्फ उस मतलब पिटाई से, और ये पूरा जो हो रहा था कि लोग इकट्ठा हुए थे, इसलिए उसने निहत्थे लोगों पे गोली चलाने के आदेश दिए। पहले तो उसने एकमात्र एग्जिट जो था जलियांवाला बाग में उसको तो बंद करवाया, जो एकमात्र एग्जिट था, और लोगों पे वो चलाई। कुआं भी था यहाँ पे पार्क में, ठीक है, इस बाग में बहुत लोग कुएं में गिरे और उनकी वहाँ पे जान चली गई, बिकॉज आज वहाँ से अवशेष मिले काफ़ी सारे, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे मतलब कूद के जान दे दी, या फिर बचने के सेंस में वहाँ पे उन लोगों ने छलांग लगाई, लेकिन उनकी डेथ हो गई। ये इंसिडेंट होता है 13 अप्रैल को। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है माइकल ओ डायर, नहीं, रेगिनाल्ड डायर है। ये कौन था रेगिनाल्ड डायर? रेगिनाल्ड डायर था आपका ब्रिगेडियर जनरल, जिसने कि एक्चुअल में ये आदेश दिए थे, ना कि माइकल डायर ने दिए थे। लेकिन माइकल ओ डायर हम क्यों पढ़ते हैं? वो हम आफ्टर मैथ में पढ़ते हैं। आफ्टर मैथ मतलब इसके बाद हुआ क्या? तो इसके बाद सबसे पहली चीज़ तो ये है, मतलब एकदम तुरंत ही नहीं, उधम सिंह ने, पहले तो ये ध्यान रखिए कि उधम सिंह ने डायर की हत्या करी, लेकिन उधम सिंह ने जिस डायर की हत्या करी उसका नाम था माइकल ओ डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर। वो अलग है, ये अलग है, हाँ, बट डायर उनकी जाति सेम है। तो इसको क्यों मारा, उसको क्यों नहीं मारा? बिकॉज इसने सपोर्ट किया था, ये भी उस टाइम पे वहीं पे था, इसने सपोर्ट किया कि हाँ सही किया है रेगिनाल्ड डायर ने, ठीक है। तो इसलिए उधम सिंह जो है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम रख के इसको लंदन में ही मारे थे, जिसमें कि हमारी मूवी भी बनी है ना, विकी कौशल ने उसमें लीड रोल प्ले किया है। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद ये नाम रख के गए थे। अब आफ्टर मैथ हम पढ़ते हैं, ये तो एक हो गया आफ्टर मैथ जो कि 1920s के टाइम पे इन्होंने मारा था जाके। लेकिन हम आफ्टर मैथ में जो इमीडिएट क्या हुआ था, तो इमीडिएटली ये हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, टैगोर रिटर्न्ड हिज नाइटहुड। नाइटहुड क्या होता है? तो नाइटहुड एक तरह से सर की उपाधि दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो उनको लगता है कि किसी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको नाइटहुड की उपाधि देते हैं ब्रिटिशर। और वो जिसको नाइटहुड की उपाधि मिलती है वो अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। तो टैगोर जी ने वो रिटर्न कर दी। और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो बोर वॉर्स हुए थे वहाँ पे। ये बोर वॉर्स के टाइम पे इनको केसरे हिंद की उपाधि मिली थी, वो लौटा दी इन्होंने। गांधी जी रिटर्न हिज टाइटल ऑफ
या फिर अवार्ड ऑफ केसरे हिंद, ठीक है, केसरे हिंद। ये दो चीज़ें हमें बस याद रखनी है, फिर तीन चीज़ें हैं, एक तो ये दो चीज़ें और तीसरी वो चीज़ कि उधम सिंह ने माइकल और डायर को मारा, बट एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन था? ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर। अब आफ्टर मैथ में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि इसके खिलाफ या फिर इसके एक्शंस के लिए एक कमिटी का गठन किया ब्रिटिश सरकार ने, बिकॉज इंडियंस ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। हंटर कमिटी या फिर हंटर कमीशन बनता है, और हंटर कमीशन ने इसके एक्शंस को, डायर के एक्शंस को कंडोन किया, उसकी निंदा करी, लेकिन सिर्फ निंदा ही करी, एंड डिड नॉट इम्पोज एनी पीनल और डिसिप्लिनरी एक्शन, डिड नॉट इम्पोज एनी पीनल एक्शन, मतलब कोई ऐसा सजा वगैरह कुछ नहीं दिलाई। बस हंटर कमीशन, ये ध्यान रखना है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि हंटर कमीशन इसके डायर के एक्शन के लिए या फिर जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए बनी थी हंटर कमीशन या फिर हंटर कमिटी। इसमें 3 इंडियंस भी थे। कांग्रेस ने अपनी अलग से एक कमेटी बनाई थी इसको देखने के लिए, और भले इन लोगों ने कमेटी बनाई थी ब्रिटिशर ने, हंटर कमेटी, लेकिन ये पहले ही एक इंडेमनिटी एक्ट पास कर चुके थे जिसको हम वाइट वॉशिंग बिल के नाम से जानते हैं, और इस एक्ट के थ्रू इन लोगों ने पहले ही पास करके अपने इसलिए पास किया था ताकि अपने ऐसे रेबेलियस इन आर्मी जनरल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके जो कोई भी ऐसा एक्शन ले लेते हैं, भले वो ऊपर ऊपर दिखावा कर रहे थे बस कि हाँ वो गलत किया और ये किया, उसके खिलाफ ना तो कुछ एक्शन लिया, और यहाँ तक कि काफ़ी सारे एलिट्स ने जो बैठे हुए ब्रिटिशर्स में, उन्होंने मॉर्निंग पोस्ट नाम का एक जो है यहाँ पे फंड कलेक्शन चालू किया मॉर्निंग पोस्ट के नाम से, और पैसा रेज किया डायर के लिए, ठीक है, मॉर्निंग पोस्ट पैसा रेज किया डायर के लिए कि डायर को, मतलब डायर तो बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा एक्शन किया, और उसके प्रिजर्वेंस के लिए मॉर्निंग पोस्ट ने ये रेस किया। और इसमें एक बहुत ही फेमस, आपने रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुना होगा, जो लोग ICSE बोर्ड से पढ़े होंगे, ठीक है, उन्हें तो पता ही होगा, रुडयार्ड किपलिंग, है ना, इसने भी पैसे उसमें फंड किए थे डायर को बचाने के लिए। कायदे से तो इन सब की किताबें एकदम जो होती हैं सब बंद हो जानी चाहिए, अगर इनका कोई चैप्टर वगैरह, इनका कुछ पोएम वगैरह भी होती है, स्टोरी वगैरह भी होती है, तो सब बंद हो जानी चाहिए, है ना, कायदे से। तो खैर ये सारी चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए, सुन लीजिए, बट हंटर कमीशन मत भूलिएगा आप, ठीक है। यहाँ तक कि चलो मैं बाद में बताऊँगा, एक अरूर सिंह करके हुए एक वो थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लर्जी को, तो क्लर्जी था कहाँ पे, गुरुद्वारे में, पता है, इसने डायर को मतलब एक उपाधि दे डाली, मतलब उसने सिख घोषित कर दिया डायर को। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो गुरुद्वारा है वहाँ पे करप्शन बढ़ रहा था, और वो अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से करप्शन को हटाने के लिए अलग से मूवमेंट चलता है गुरुद्वाराज में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, देन हम आगे बढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन में। CBSE में भी, अच्छा एक्चुअली मैं ICSE वाला हूँ ना, तो इसलिए नहीं बोला, CBSE का पता नहीं। अच्छा बुक फाड़ दिया था, सही, अच्छा किया। इंडेमनिटी एक्ट क्या है? इंडेमनिटी एक्ट बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, बस मैंने समझा दिया। इंडेमनिटी एक्ट एक्चुअल में होता ये है कि अगर कुछ भी एक्शंस किए हैं ब्रिटिश के आर्मी वालों ने, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए कुछ ऐसे क्लॉज रखे गए उसमें, ताकि उनको सजा ना हो, वो क्योंकि उनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, तो उनके प्रिजर्वेंस के लिए। टाइमिंग PYQ पार्ट 3 का मॉर्निंग में रहेगा, मॉर्निंग में अपलोड होगा, बिकॉज शाम को तो ये होता है, मैंने बताया भी था वहाँ पे। एलीट्स क्या होते हैं? एलीट का मतलब होता है जो अपर क्लास होता है, मतलब जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी में ऊपर होते हैं। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन पे आते हैं। अभी खिलाफत आंदोलन क्या है? तो 1918 में, 1918 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था, और मैंने आपको कल बताया था, हो सकता है आपने गौर फरमाया ना हो, और फरमाने की ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा। तो ये है कि ब्रिटेन, USA, UK, जापान, रशिया एक साइड थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये सब एक साइड थे। अब ब्रिटेन वाला साइड जीत गया, टर्की वाला साइड हार गया। अब टर्की में बैठते थे खलीफा साहब, जो मुस्लिम्स के एक तरह से हम बोल सकते हैं सबसे एक तरह, मतलब बहुत मानते थे, एक तरह से समझ सकते हो, खलीफा है उनके, ठीक है, ठीक है। तो खलीफा उनके वहीं पे बैठते थे, और सारे जितने भी मुस्लिम्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो उनको मानते थे। अब जब ये जीते वर्ल्ड वॉर 1, तो इन्होंने यहाँ से खलीफा को हटा दिया, डिसमेंबर्ड हिम, मतलब हटा दिया इनकी पोजीशन से। और इस बात को लेके
सारे मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया खफा थे, गुस्सा नहीं थे, खफा थे, क्योंकि हम यहाँ पे खिलाफत नहीं, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन को अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में स्टार्ट होता है इंडिया में, और इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो एक खिलाफत कमिटी बनाई जाती है, खिलाफत कमिटी बनाई जाती है। तो आप यहाँ पे रीज़न समझिए कि खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होने का रीज़न इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, उसका लेना देना टर्की से है, जो कि अब तुर्की हो चुका है, ठीक, कि वहाँ पे बैठे खलीफा को हटा दिया गया था। खिलाफत कमेटी बनाते हैं अली ब्रदर्स बोले तो मौलाना अली और शौकत अली, दो भाई थे, मौलाना अली और शौकत अली, ठीक है। ये इस कमेटी के को बनाते हैं, बट एक्चुअल में और भी लोग होते हैं, जैसे हसरत मोहानी, मौलाना आज़ाद, देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, अजमल खान, ये सब लोग भी इस कमेटी में रहते हैं। अब एक कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस उसको बोलते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। ये होती है कॉन्फ्रेंस दिल्ली में समथिंग नवंबर में, ठीक है, नवंबर 1919 में ये होती है दिल्ली में ऑर्गेनाइज। और इसके हेड जो थे खिलाफत कमेटी के वो थे गांधी जी। गांधी जी को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी। कैसी अपॉर्चुनिटी? कि भाई ये मुस्लिम्स का कॉज है, जलियांवाला बाग मैसेकर तो अभी हाल ही में हुआ है, लोग भड़के हुए भी हैं, गुस्सा भी है, तो क्यों ना हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को जेल करके एक मूवमेंट को लॉन्च किया जाए। क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में जो ये खिलाफत कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि हम नॉन कोऑपरेट करेंगे गवर्नमेंट के साथ जब तक कि ये जो टर्की में उन्होंने काम किया है उसको फिर से रिवाइव नहीं करते हैं, खलीफा को फिर से वहाँ पे थ्रोन पे नहीं बैठाते हैं, तो कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, उन्होंने ये बोला। तो गांधी जी ने बोला कि क्यों ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कांग्रेस को भी इसमें साथ आना चाहिए। बट कांग्रेस ने इनिशियली इसका अपोज किया, बाल गंगाधर तिलक ने भी अपोज किया, गांधी जी ने काफ़ी मनाने की कोशिश करी लेकिन माने नहीं। अगस्त 1920 में डेथ हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। और 1920 में सेशन होता है कैलकाटा में कांग्रेस का। कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस में कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है। ये एक स्पेशल सेशन हुआ था जिसमें कि कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया नॉन कॉपरेशन को। फिर एक 1920 में ही दिसंबर के टाइम पे सेशन होता है नागपुर में, ये वो एक स्पेशल सेशन था कलकत्ता में। ये नागपुर सेशन में अब पूरी तरह से एंडोर्स कर दिया, हाँ, कि हम पूरी तरह से इसको सपोर्ट करेंगे। और ये नागपुर का सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी, और वो है कि एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड, जो कि 15 मेंबर्स की एक कमेटी थी। और अब से जो भी होगा, कांग्रेस के जो भी काम है वो यही कमेटी लीड किया करेगी, ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू लीड दी, एक तरह से जो भी अब काम होंगे उनको लीड करने के लिए अब वो इसका गठन किया गया। फिर अगर हम बात करें, अब यहाँ पे कांग्रेस ने खुद को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल, उसने अपना टारगेट डिक्लेयर कर दिया, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल, यानी कि बहुत ही लेजिटिमेट तरीके से हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। कांग्रेस ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो मास स्ट्रगल करेंगे 1920 में, यानी कि बहुत ही लेजिटिमेट तरीके से करेंगे अब सारी चीज़ें, ये बोला। और यहाँ पे इस पॉइंट में काफ़ी लोगों ने रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस से, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना। एक्चुअली में मोहम्मद अली जिन्ना ने काउंसिल से भी रिज़ाइन कर दिया था। जब ये रॉलेट एक्ट आया था ना, तब जिन्ना जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, इन्होंने रिज़ाइन, जिन्ना ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। तो अगर जिन्ना की बात करें, ये एम जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, इसने रिज़ाइन किया। एनी बेसेंट ने रिज़ाइन किया कांग्रेस से, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स से पूरा तरह से थोड़ा ले रहे भी रहे थे, पूरी तरह से संन्यास ले लिया। और यहाँ पे एक पार्टी भी बनती है, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। ये पार्टी बनाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। ये है क्या?
कॉपरेट नहीं करना है गवर्नमेंट के साथ। स्वदेशी मैंने आपको समझाया था, याद है स्वदेशी? स्वदेशी में क्या है कि सारी चीज़ें देसी वाली यूज़ करेंगे, यानी कि खुद की यूनिवर्सिटीज़, खुद के स्कूल्स, इन सब का यूज़ होगा, फॉरेन चीज़ों का यूज़ नहीं होगा, और उनके साथ हम कॉपरेट भी नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें हो रही थी। इसकी खास बात ये थी इस मूवमेंट की, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत देखने को मिली। और क्यों, उसका रीज़न भी आप साफ है, क्योंकि मुस्लिम्स का भी एक इसमें कॉज था जेन्युइन बहुत ज़्यादा, जो कि हमें ना तो पहले देखने को मिला जो कि बंगाल पार्टीशन हुआ था, ना तो आगे देखने को मिलेगा इस तरह का ये जो यूनियन है हमें, या फिर इस तरह की जो मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। यहाँ पे एक तिलक स्वराज फंड भी स्थापित किया गया बाल गंगाधर तिलक की याद में, बिकॉज उनकी अभी मैंने बताया हाल ही में डेथ हुई थी अगस्त 1920 में। तो 1921 में इसको वो किया गया और बहुत ही जल्दी इसको ओवर सब्सक्राइब कर लिया गया, मतलब कि बहुत लोगों ने इसमें पैसे डाले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फंड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। लोकल लेवल पे भी स्ट्रगल्स चालू हो गए थे, लोकल स्ट्रगल्स भी चालू हो गए थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अवध किसान मूवमेंट स्टार्ट हो गया था यूपी में, एक एका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कब, 1921 में। तो ये पूछ सकता है, ये याद कर ढंग से रखिएगा इसको, यूपी में एका मूवमेंट 1921 में। मपीला रिवोल्ट हुआ एक, ठीक है, मपीला रिवोल्ट। अब याद आ रहा है आपको, मैंने मालाबार रिवोल्ट पढ़ाया था पहले, ठीक है। अब ये 1921 वाला वही मालाबार रिवोल्ट यहाँ पे वही उसी मालाबार रीजन में होता है। एक्चुअल में यहाँ पे जो ज़मींदार थे वो हिंदू थे, और जो पेजेंट्स थे, वर्कर थे, वो वो मुस्लिम्स थे। तो एक्चुअल में ये इनके खिलाफ विरोध कर रहे थे, जो पेजेंट्स थे वो ज़मींदार के खिलाफ विरोध कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन गया। पहले तो कांग्रेस ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने सपोर्ट किया यहाँ पे जब उनके कॉज, पेजेंट के कॉज के लिए, लेकिन जब ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन गया तो दोनों लोगों ने, फिर कांग्रेस ने पैर वापस खींच लिए, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसी थीम पे ही बेस्ड था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की थीम पे। अगर उसको सपोर्ट करते तो कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाता। तो बस ये ध्यान रखना, मपीला रिवोल्ट, इसको मालाबार रिवोल्ट भी बोलते हैं, 1921, और जो मालाबार रीजन है यहाँ पे हुआ ये, ठीक है। एंड द लास्ट इज सिख एजिटेशन फॉर रिमूवल ऑफ महंस, ठीक है, सिख एजिटेशन फॉर रिमूवल ऑफ महंस। अभी मैंने आपको बताया कि महंत हुए जैसे कि अरूर सिंह जैसे, जिन्होंने सिख की पदवी दे दी किसको, डायर जैसे, क्या ही बोलें उसको, है ना, तो उनको दे दी, तो यानी कि करप्शन बढ़ रहा था, और उनके रिमूवल के लिए, करप्ट महंस के लिए, यहाँ पे करप्ट महंस होना चाहिए वैसे तो, रिमूवल ऑफ करप्ट महंस, ठीक है, तो इनको हटाने के लिए यहाँ पे एजिटेशन चलता है। तो सारे 1921 के टाइम पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको कि कब कब क्या होता है। अब यहाँ पे आते हैं किस पे, आफ्टर मैथ पे। आफ्टर मैथ मतलब कि अब एक्चुअल में होता क्या है, कैसे ये मूवमेंट और आगे बढ़ता है। तो 1922 की बात है, सॉरी 2 फरवरी नहीं, आई थिंक 5 फरवरी होगा, 5 फरवरी 1922 की बात है। लोकल लेवल पे गोरखपुर में एक प्रोटेस्ट जा रहा था, ठीक है, एक लोकल प्रोटेस्ट जा रहा था, और उनके लीडर्स को पुलिस वालों ने पीट दिया। अब जब पीट दिया तो पास में ही था पुलिस स्टेशन, तो ये भड़के लोगों ने उस पुलिस स्टेशन में लगा दी आग, और आग लगाते ही काफ़ी सारे तो जल गए अंदर ही पुलिस वाले, और जो बाहर निकलने की कोशिश की उनको भी अंदर ही फेंक दिए उठा के। तो टोटल 22 पुलिसमैन की डेथ होती है, और 5 फरवरी 1922 हिस्ट्री में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, चौरी चौरा हत्याकांड या फिर चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से, जहाँ पे चौरी चौरा एक गांव का नाम है, विलेज है एट गोरखपुर, और ये जो चौरी चौरा गांव है यहाँ पे 22 पुलिसमैन की डेथ होती है। और जब ये बात पता चलती है गांधी जी को, तो ही सडनली विथड्रॉज दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी का ये मानना है, और गांधी जी खुद को ब्रिटिशर्स के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं कि मुझे अरेस्ट कर लो, बिकॉज जो भी वॉयलेंस हुआ है उसके लिए जो भी मुझे सज़ा दी जाएगी वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि वो नॉन वॉयलेंस पे बिलीव करते थे। और इस एक्शन को लेके CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे जो कांग्रेस के लोग थे वो एकदम सरप्राइज हो गए कि गांधी जी ने क्या किया ये, बिकॉज ये मूवमेंट बहुत सही चल रहा था और हो सकता है उसी टाइम पे आज़ादी मिल जाती। बट गांधी जी का ये मानना था कि भले आज़ादी मिल जाती, भले ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता, बट एक्चुअल जो कोर फिलॉसफी है वो अभी हम समझे ही नहीं है, और वो है नॉन वायलेंस, यानी हमें हिंसा नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। यही एक्चुअल में सत्याग्रही का मेन मतलब है। तो 1922 में इनको जेल हो जाती है 6 साल के लिए, बट वो 6 साल की होती नहीं है, 2 साल में इनको रिलीज़ कर दिया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे 1924 में।
तो नॉन वायलेंस की कोर फिलॉसफी बिलीव करते थे, इसलिए गांधी जी विथड्रॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, विथड्रॉज NCM। और इस चीज़ को अप्रूव किया गया था, कांग्रेस का सेशन हुआ था बरदौली में, ठीक है। कांग्रेस का जो सेशन हुआ था बरदौली में इसने सस्पेंड कर दिया नॉन कोऑपरेट, मतलब कुछ ऑफिशियल चीज़ें करनी होती ना, तो वो इसने ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया, ठीक है, सस्पेंडेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और अब यहाँ से क्या होगा, पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका, बस हमारा एक और कॉम्पोनेंट और बाकी है, उसको भी कर लेते हैं, इसका आफ्टर मैथ, ठीक है। थैंक यू भी नहीं, इसका आफ्टर मैथ तो किया नहीं, अच्छा आफ्टर मैथ अभी पूरा करना है, ठीक है। मैं हमेशा अकेला ही होता हूँ, अच्छा, तालियाँ, बहुत अच्छा किया गांधी जी। अच्छा वो गांधी वगैरह वो सब चल रहा होगा ना, हाँ। गांधी जी हर्ट हो जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल बरदौली हाँ बिल्कुल बरदौली सेशन में थे वो। गरम दल एनसी का क्या डाउट है किसी का? नो डाउट हो क्या? 1947 तक आज करवा दोगे ना? अरे हाँ 1947 क्यों, अभी सीधे 2024 तुमको 24 में लैंड करवाते हैं, अभी 2023 चल रहा है ना, 24 में सीधे लैंड करवाएंगे तुमको। पूरी अभी तक की हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आगे का फ्यूचर भी पढ़ाएंगे, अभी क्या है कि चिंता कर रहा हो, ठीक है। तो कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया। अब होता क्या है, अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। पॉलिटिकल वैक्यूम का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल वैक्यूम का मतलब होता है कि लोग अब ये, मतलब कांग्रेस के लोग अब ये नहीं समझ पा रहे थे, जो ये सब लीड कर रहे थे, कि अब करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई उसमें अब दो सेक्शन बट गए कांग्रेस में। एक ने ये बोला कि अभी तक जो हो रहा था उसको कंटिन्यू रखते हैं, एक ने बोला नहीं मज़ा नहीं आ रहा, चेंज करते हैं कुछ, ठीक। अब क्या मज़ा नहीं आ रहा, क्या चेंज करते हैं और किस किस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं? तो काउंसिल्स का बॉयकॉट चल रहा था, कि काउंसिल मतलब जैसे आज होता है ना लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद। तो काउंसिल में इंडिया के लोग कुछ थे, तो उन्होंने बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और काउंसिल्स में नहीं जाएंगे, यानी कि काउंसिल्स का होगा पूरी तरह से बॉयकॉट। तो ये गांधी जी पहले से ही कर रहे थे, यही तो है नॉन कोऑपरेशन, हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। तो एक सेक्शन ने बोला इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो उनको बोला गया नो चेंजर्स, मतलब वो कोई चेंज नहीं चाहते हैं। इसको लेके आपको एक मीम भी देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे, जो लोग जुड़े हुए हैं, कल आपको एक बढ़िया सा मीम देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी पूरे चीज़ पे बेस्ड। तो काउंसिल्स का बॉयकॉट, नो चेंजर्स, और एक ने बोला काउंसिल्स के बॉयकॉट को ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो, इसको चेंज करो, और काउंसिल्स में एंट्री लो, और वहाँ पे अपनी बात को सामने रखो, और अगर कोई एक ऐसा बिल ये लाती है गवर्नमेंट तो उसका विरोध करते हैं वहीं पे जाके ही। इनको बोला गया प्रो चेंजर्स। अब गया में एक सेशन हुआ कांग्रेस का, गया सेशन ऑफ कांग्रेस, दिसंबर 1922 में, गया सेशन ऑफ कांग्रेस ये होता है दिसंबर 1922 में। और यहाँ पे डिफरेंसेस निकल के सामने आ जाते हैं। ये बोलते हैं कि देखो हम लोग अब एक साथ नहीं चल पाएंगे, तुम बोल रहे हो ये नो चेंजर्स मतलब कोई कुछ चेंज नहीं करना है, काउंसिल बॉयकॉट कंटिन्यू रखना है, और आप बोल रहे हो कि नहीं हम तो प्रो चेंजर्स काउंसिल में एंट्री रखना है, तो आप अपना देख लो। इन नो चेंजर्स ने बोला आप अपना देख लो, बिकॉज गांधी जी वॉज इनिशियली अपोज्ड टू दिस आइडिया ऑफ काउंसिल एंट्री। तो ये जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने खुद की एक अलग पार्टी बना ली, जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने खुद की एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी। इन शॉर्ट इसको हम स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको किसने बनाया? CR दास, जो इस पर्टिकुलर पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे, और मोतीलाल नेहरू जो इस पार्टी के सेक्रेटरी थे पहले, मोतीलाल नेहरू। और भी थे जैसे अजमल खान वगैरह, ये भी इस पार्टी में थे, नो चेंजर्स वाली लीग में। इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे एक पब्लिक सेफ्टी बिल करके आया था 1928, पब्लिक सेफ्टी बिल आया था एक 1928 में, उसको डिफीट किया इन लोगों ने, मतलब उसको नहीं आने दिया। पर ये इसमें ये प्रोविज़न था कि कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में आता है तो उसको हम तुरंत डिपोर्ट करने के शक्ति रखते हैं, उसको तुरंत वापस भेज देंगे, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि वो लोग यहाँ पे आके कुछ भड़काएं इंडियन लोगों को।
रेवोल्यूशन की यहाँ पे कुछ आग जलाएं। तो इस बिल को इन लोगों ने डिफीट करने का काम किया। वहीं पे अगर हम नो चेंजर्स की बात करें तो नो चेंजर्स फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क। ये कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या होता है? फोकस यानी रचनात्मक कार्य पे फोकस किया इन लोगों ने। ये रचनात्मक कार्य क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव वर्क ये होता है जो पहले से होता चला आ रहा था। आश्रम बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क, जिस पे नो चेंजेस फोकस कर रहे थे। तो गया सेशन में ये अलग अलग हो जाती हैं, बट जो हमारी स्वराज पार्टी है इट वर्कड विद इन दी कांग्रेस। और ये चीज़ आपको कल मीम देख के ही समझ में आएगी, और अगर नहीं वैसे तो आ गई होगी, ठीक है। स्वराज पार्टी मतलब यही नहीं बोल रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वो मीम देखना ही देखना है, मतलब आप समझ गएंगे। स्वराज पार्टी सूरत जैसा स्प्लिट हुआ था 1907 में, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, वैसा नहीं हुआ था यहाँ पे। मतलब ठीक है अलग हो गए लेकिन कांटेक्ट में थे कांग्रेस से। क्लियर? ख़त्म। और हाँ, स्वराज पार्टी भी फर्दर डिवाइड हो गई थी। अगर कभी पूछ ले कि स्वराज पार्टी ये भी डिवाइड हो गई थी बाद में, वॉज डिवाइडेड इनटू रेस्पॉन्सिविस्ट्स एंड नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट, रेस्पॉन्सिविस्ट्स एंड नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट्स। अब हमें ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा, नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट्स, ठीक है। और एक चीज़ और कि गांधी जी इनिशियली तो अपोज करते थे इनका, लेकिन 1924 में जब जेल से छूट के आए तो इन्होंने प्रिसाइड किया बेलगाम सेशन, जो हमने देखा भी था कांग्रेस का जब देख रहे थे। तो बेलगांव जो कि कर्नाटका में जगह है, जिसको बेलगावी के नाम से भी जानते हैं, तो ये हुआ था 1924 में। एंड इट इज़ दी ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाई गांधी जी, यानी कि एकमात्र सेशन जिसको गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी, सेशन प्रिसाइडेड बाई गांधी जी। और इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे गांधी जी ने स्वराज पार्टी ने जो है ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इट विल वर्क विद इन दी कांग्रेस, ये कांग्रेस में रह के ही काम करेगी, कोई अलग से पार्टी नहीं है। और यहाँ पे हमारी चीज़ें हो गई ख़त्म। और आज जो है हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज जो है जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी मिक्स्ड फॉर्मेट में है। कुछ क्विट इंडिया मूवमेंट का है, सीडीएम का है, तो जब कल कर लेंगे वो चीज़ें तब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, या फिर जब परसों कर लेंगे सारी चीज़ें तब। तो आई थिंक आज ये पहली बार होगा हम लोग का कोई क्लास, इतनी क्लास बाद जब हम लोग कोई PYQs आज नहीं करेंगे। उसका रीज़न यही है कि क्वेश्चन मिक्स होंगे, फिर मैं बोलूँगा इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो इससे अच्छा जब सब कुछ हो जाएगा, बस एक दो लेक्चर की बात और है तो सारे कर लेंगे। तो कल हम लोगों का जो हो जाएगा, कल CDM हो जाएगा, कल मेजर पोर्शन हो जाएगा CDM और भगत सिंह और ये सब देख लेंगे। और एक छोटा सा बस लास्ट में लेक्चर हो जाएगा सैटरडे को क्विट इंडिया मूवमेंट का, ठीक है। और जो चीज़ें हुई थी मतलब RIN म्यूटिनी और ये सारी चीज़ें, उसके बाद या तो कल कर लेंगे या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए तो क्लियर है। अभी रिवीजन करवा दें, बताओ। वाह, देखो खुशी देखो, ट्रेविस बीट द हीट की है, नाम देखो ट्रेविस बीट द हीट, और खुशी देखो। ATS बिल का भाई, हाँ चलो तो रिवीजन करवा दें, बताओ। चलो रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार पहले भी याद है तुम लोग को सब है। चलो तो आते हैं रिवीजन पे। तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है एक बहुत महान इंसान का, और वह है महात्मा गांधी जी। पुतली बाई इनकी मम्मी का नाम, करमचंद गांधी इनके फादर का नाम। बैरिस्टरशिप के लिए जाते हैं लंदन, फिर जाते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि नेटल इंडियन कांग्रेस सेटअप करते हैं, और इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते हैं साउथ अफ्रीका में, और फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म स्टैब्लिश करते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1 साल तक घूमते हैं ऑन दी एडवाइस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके कौन थे, इनके पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। इसके बाद वो बैक टू बैक 3 मूवमेंट करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण 1917, खेड़ा एंड अहमदाबाद एंड खेड़ा 1918। चंपारण पहला सिविल डिसोबीडियंस था, तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट था। राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था, गांधी जी की जीत हुई थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इट वॉज मिल ओनर्स वर्सेज वर्कर्स, इट वॉज रिगार्डिंग द डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस, इट वॉज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। देन 1918 में खेड़ा में हमने देखा था कि किस तरह से जो टैक्स है उस पर ये बोला था कि टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है। 1918 में ये हुआ था, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये था हमारा, ठीक है। ये चीज़ें थी। देन हमें ये देखा था कि अब आता है रॉलेट एक्ट।
रॉलेट एक्ट से पहले हमने पढ़ना था मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डायरकिएट प्रोविंसेस यानी कि द्वैध शासन आता है प्रोविंसेस में, प्रांतों में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर द्विसदनीय विधानमंडल एट सेंटर, और सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन को एक्सटेंड किया गया, आगे बढ़ाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। 1909 वाले को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। देन आता है 1919 में रॉलेट एक्ट, एक्चुअल में इसका नाम है एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट। ये एक एक्सटेंशन है डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 का। इसको ब्लैक एक्ट बोला गांधी जी ने। इसमें यह था कि एक्टिविस्ट विल बी डिपोर्टेड और इम्प्रिजेंट विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, नो अपील, नो दलील, नो वकील, सीधा जेल। जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जी ने रिजाइन कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च होता है 6 अप्रैल को, सत्याग्रह लॉन्च होता है। 9 अप्रैल को अरेस्ट हो जाती है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की, और अरेस्ट के बाद 13 अप्रैल का दिन आता है, बैसाखी का दिन, जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है, जहाँ पे रेगनाल्ड डायर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। बट उधम सिंह, जो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के जाते हैं, वो मारते किसको? माइकल ओ डायर को मारते हैं, जिसने कि इनके एक्शंस को अच्छा बताया था। टैगोर जी ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। हंटर कमीशन बनता है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने कंडोन तो किया ठीक है एक्शंस को, लेकिन कुछ पीनल एक्शन नहीं लगाया। देन आता है खिलाफत कमेटी बनती है, खिलाफत आंदोलन आता है 1919 की बात है, ठीक है 1918 की बात है। 1918 के बाद खिलाफत जो खलीफा होता था टर्की का, उसको डिसमेंबर कर दिया गया था, और इसको लेके मुस्लिम्स खफा थे। खिलाफत कमेटी बनती है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, मौलाना अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स के द्वारा, और हजरत मोहानी मौलाना आज़ाद और अजमल खान भी थे। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी होती है दिल्ली में ऑर्गेनाइज नवंबर 1919 में, और उसके बाद लॉन्च होता है एक तरह से कि हाँ भाई हम नॉन कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जब तक हमारे जो रॉन्ग्स हैं उनको फिर से नहीं लाया जाता, नहीं हमारे खलीफा को फिर से नहीं लाया जाता है तब तक। गांधी जी मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे कि भाई यहाँ पे मुस्लिम्स का कॉज है, और अभी ये भी हुआ जलियांवाला बाग, तो क्यों ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी करके एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाए। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन लॉन्च होता है 1920 को, खिलाफत आंदोलन 1919, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। क्यों? क्योंकि कैलकाटा सेशन 1920 में इसको अप्रूव किया गया और पूरी तरह से एंडोर्स किया गया नागपुर के सेशन में, जहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी बनती है 15 मेंबर की, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल का टारगेट रखती है। कौन? कांग्रेस। जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, सब रिजाइन कर देते हैं, और इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बनाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तिलक स्वराज फंड बनता है 1921 में, और लोकल लेवल में स्ट्रगल स्टार्ट होते हैं, जैसे एका मूवमेंट, मालाबार रिवोल्ट, और सिख एजिटेशन फॉर रिमूवल ऑफ महंस 1921 के टाइम पे सारे। देन 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है, चौरी चौरा एक गांव है गोरखपुर में, वहाँ पे, और इस घटना में ये होता है कि 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है। सुन के वॉयलेंस की हिंसा या फिर हिंसा सुन के गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। एवरीवन वाज शॉक्ड, गांधी जी टॉक्ड। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट एट बरदोली एंड सस्पेंडेड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और फिर से अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ये लग गए। बट एक सेक्शन एक ऐसा एमर्ज हुआ जिसने बोला कि कंस्ट्रक्टिव वर्क वगैरह से कुछ नहीं, अब काउंसिल में एंट्री करने का वक्त आ गया है, इधर एंड और मेंड काउंसिल, यानी कि या तो खत्म कर दो काउंसिल को वहाँ पे जाके, या तो वहाँ पे कुछ चेंजेस लेके आओ, तो एंट्री मारो। उनको बोला गया प्रो चेंजर्स, और उन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई, इन शॉर्ट स्वराज पार्टी। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने, सी आर दास प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे। और 1924 में गांधी जी बेलगांव सेशन हेल्ड करते हैं, जो कि ओनली सेशन था जो गांधी जी ने जिसको प्रिसाइड किया। खत्म कहानी। ठीक। चलिए भाई, तो आई होप रिवीजन भी हो गया अभी। सर सीपीयू एग्ज़ाम डेट आ गई है, इसका पेपर टीसीएस ही करवाएगी ना। तो वो तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन उससे क्या लेना देना, चीज़ें तो यही होंगी ना, चाहे कोई भी पेपर करवाए। फिजिक्स कब होगी है भगवान, फिजिक्स के तो ऐसे